हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दा के रूल्स के बारे में और इस क्लास से हम शुरू कर रहे हैं ए और एन से रिलेटेड सभी रूल्स के बारे में पढ़ना। और इससे पहले कि हम ये पढ़ें कि ए और एन किसी का भी यूज़ कहाँ होता है सेंटेंस में, हमें समझना होगा ए और एन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों, ए और एन के जो यूज़ है इसमें सिर्फ एक ही बात इम्पोर्टेंस रखती है और वो है साउंड, ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड। और ये ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड किन वर्ड्स में किन लेटर्स में आती है? ए, ई, आई, ओ, यू। मेजरली जब हम इन लेटर्स का यूज करते हैं तो हमें ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड आती है। जरूरी नहीं है कि इन लेटर्स के यूज करने पे ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड आए ही, और ये भी जरूरी नहीं है कि इनके अलावा कोई और लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम तो हमें ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड नहीं मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं हम ये बोल क्या रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड। आप कुछ अक्षर बोलकर देखिए खुद। ए, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ओ, औ। ये जो जिन्हें हम हिंदी में स्वर कहते हैं, इस तरह की जो हमारी शब्द होते हैं, इस तरह के जो हमारे लेटर्स हैं, जब इस ये आवाज़ हम निकालते हैं तो हमारी जीभ या हमारे होंठ किसी भी चीज़ से नहीं टकराते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है ऑब्स्ट्रक्शन लेस, कि हमारा कोई भी हमारा माउथ का पार्ट किसी भी एक दूसरे पार्ट से नहीं टकरा रहा है। इसलिए हम ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड को कहते हैं। और जब हम ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड का इस्तेमाल करेंगे और अगर उस सेंटेंस में हमें ए और एन का यूज़ करना है तो एन यूज़ होगा, ना कि ए। और ये जो 5 लेटर्स हैं जिनकी हमने बात की कि मेजरली इनका यूज़ देखते ही हमें ए एन लगाना है, इन 5 लेटर्स को हम जानते ही हैं कि वॉवल्स कहा जाता है। सभी ने बचपन से ही पढ़ा है। और इन सब के अलावा जो हमारे 21 लेटर्स हैं, बी से लेके जेड के बीच में जो भी 21 लेटर्स हैं जिनमें से ये सब हटा दें तो उनको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, अब कई बार दोस्तों ये सवाल आता है बार बार हमारे दिमाग में कि वॉवल्स को इन 5 लेटर्स को इंपॉर्टेंस देनी है या साउंड की देनी है। तो बिल्कुल विदाउट डाउट हम ये बात कह सकते हैं कि साउंड ही सिंगल मोस्ट क्राइटेरिया है हमारे लिए ए एन और ए के बीच का डिसीजन लेने के लिए। अब 4 तरह के सिनेरियो हमारे बनते हैं, हम चारों सिनेरियो को एक बार देख लेते हैं ए और एन में। सबसे पहले तो मान लीजिए कोई हमारा वर्ड है जो कि वोवल से तो स्टार्ट हो रहा है और ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड ही हमको दे रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है दोस्तों? ए एन का यूज़ कर देंगे, बड़े ही आराम से हम ये बात कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, यानी कि वोवल नहीं है, 21 लेटर्स में से एक है। और जो वो साउंड है वो भी ऑब्स्ट्रक्शन लेस नहीं है, एक नॉर्मल साउंड है। ठीक, तो अब इसमें हम ए का यूज़ करेंगे या ए एन का? बिल्कुल, हम ये आराम से कह सकते हैं कि ए का यूज़ किया जाएगा। अब एक और केस लेते हैं हम। अब क्या केस लेंगे कि अगेन हम वॉवल का ही यूज़ कर रहे हैं, पर इस बार हमारी जो साउंड है ना वो नॉर्मल आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन लेस नहीं आ रही है। तो अब क्या यूज़ होगा? मैंने जैसे कि पहले कहा कि साउंड को प्रेफ़रेंस देनी है तो नॉर्मल वॉइस के केस में ए का यूज़ होता है। ठीक बात। अब चौथा सिनेरियो क्या हो सकता है हमारे लिए? कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहा है, यानी कि वॉवल्स के अलावा हमारे 21 लेटर्स आ रहे हैं, पर जो साउंड है वो ऑब्स्ट्रक्शन लेस है। इस केस में क्या होगा दोस्तों? ए एन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि अगेन साउंड की इंपॉर्टेंस देनी है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। किन एग्जांपल्स की हम बात कर रहे हैं? जैसे कि अगर हम वी ये वोवल ऑब्स्ट्रक्शन में देखें तो एप्पल, ऑरेंज, अगर हम इधर नॉर्मल और कॉन्सोनेंट में देखें तो कोई भी बन जाता है, लाइक, सैड,
अब हम आते हैं ऐसे वर्ड्स पे जिनके स्टार्टिंग में आ तो वोवल रहा है पर वो वॉइस हमें नॉर्मल वाली ही दे रहे हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं यूनियन, यूनिटी। अब यू जो है ना दोस्तों, यहाँ बोलने में तो यू आ रहा है पर असल में यू बना कैसे है? यू का मतलब होता है हिंदी में यह प्लस ऊ, इसे कहा जाता है यू। यानी कि हमें ये बात ध्यान रखनी है कि स्वर जो है हमारा बाद में आ रहा है और व्यंजन जो यानी कि नॉर्मल वॉइस है वो पहले आ रही है, जैसे ही हम यूनियन या यूनिटी की बात करते हैं। इसीलिए हमने ये बोला कि चाहे वॉवल लग रहा हो हमारा पर साउंड तो हमें नॉर्मल ही मिल रही है, इसलिए हम इधर ए का यूज़ करेंगे। अब कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि ठीक है भाई, वो जो है व्यंजन है, या फिर कहें कि हम कॉन्सोनेंट है, पर जो साउंड है वो हमें ऑब्स्ट्रक्शन लेस ही मिल रही है। अब ऐसे कौन से एग्जांपल्स होते हैं, आइए देखते हैं। आवर, ऑनेस्टी। अब ये बात ध्यान देने की है दोस्तों इसमें कि आवर हावर नहीं होता, आवर होता है। और जैसे ही हम आवर बोल देते हैं तो आ को बोल रहे हैं हम, जो कि एक स्वर है, ऑब्स्ट्रक्शन लेस है इसकी ये आवाज। इसी तरह ऑनेस्टी होता है, हॉनेस्टी नहीं होता, है का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये जो है ये नहीं यूज कर रहे हैं हम बोल रहे हैं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हम बोलना चाह रहे हैं इधर, इसीलिए इधर हम ए एन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये पूरी प्रक्रिया मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक करके रूल्स देखते हैं ए और ए एन के। यू की ही बात करते हैं हम, जो यू की बात हम पहले कर ही रहे थे। मैंने आपको बताया कि दो तरह की साउंड यू से आती हैं। एक तो हो गया यूनियन, दूसरी साउंड दोस्तों आती है ए की। अगर इसका कोई हम एग्जांपल देखना चाहें तो अम्ब्रेला, उधर यूनियन, और हमने पहले बात करी थी यूनिटी की। तो यू से हमने समझा कि जब यह की साउंड लगे तो बिना सोचे समझे ए लगा दो, जब ए की साउंड लगे तो बिना सोचे हमें ए एन लगा देना है। इसी तरह अम्ब्रेला की तरह अंपायर हो गया। ध्यान देने की बात है दोस्तों, हमने यू जब हम बोल रहे हैं तो एक ऊ का हमने इस्तेमाल कहीं करा ही नहीं। ऊ का प्रयोग होता ही नहीं है यू लगाने पर। या तो यह का प्रयोग होता है पहले या ए का प्रयोग होता है। हमेशा यह प्लस ऊ आता है, जिसमें यह पहले आ रहा है, जो कि हमने आपको पहले बताया ही। अब अगर ये हो गया यू, तो एक और देखते हैं हम इसी तरह एच। अब इसका एकदम उल्टा है एच। जैसे कि हमने पहले भी देखा था एक दो एग्जांपल्स, ऑनरेरी, हेयर। ये हेयर नहीं होता दोस्तों, एयर होता है। एच साइलेंट है, एच ई का हमने एक तरह से ए कर दिया, एयर। ऑनरेरी, ऑनेस्ट। इसी तरह अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ एच का इस्तेमाल किया जा रहा है, हावर, सॉरी हावर, आवर तो यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ एच का इस्तेमाल नहीं होना आवर हो जाएगा, वो आ हो जाएगा। एच का कहाँ इस्तेमाल होना है, हॉर्स। क्लियरली हॉर्स नहीं बोलते, हॉर्स ही बोलते हैं। हॉर्स, एन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम, हॉर्स नहीं, हॉर्स। हॉर्स नहीं, हॉर्स। अब इसी तरह ही हॉर्स की तरह ही हाउस हो जाएगा। हाउस नहीं होता, हाउस होता है का प्रयोग हम हो रहे कर रहे हैं, इसलिए यहां पर लगेगा ए, यहां लगेगा ए एन। अब एक और इसी तरह ही लेटर आता है ओ।
ओ का क्या होता है? ओ को एक तो हम इस्तेमाल करते हैं अपना नॉर्मल आवर या फिर ओन, यहाँ आ की आवाज़ आई, यहाँ पे ओ की आवाज़ आई, दोनों ही हमारे क्या कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन लेस वॉइसेस हैं दोनों ही। आउल, अनियन, ये यानी कि जब ए या ओ की आवाज़ आए तो हमें ए एन लगाना है, पर जब वन की बात की गई तो इधर वह आ गई आवाज़, स्टार्टिंग में वह बोल रहे हैं हम वन, तो इसलिए इधर ए लगेगा। तो ये तीनों हमने समझ लिया यू, ओ और एच के बारे में। अब एक और बात समझते हैं दोस्तों, जब हम इसी तरह बात कर ही रहे हैं एक एम का इस्तेमाल और देखते हैं। एम ए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। जब हमने एम ए बोला तो एम, ये ए पहले इस्तेमाल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एम ए से पहले ए एन का प्रयोग होगा। पर जैसे ही हम मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखते हैं तो अब हमारा मैं पहले आ रहा है, ना कि ए पहले आ रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पर ए इस्तेमाल होगा। तो ये बात ध्यान रखने की है कि बहुत सारी ऐसी और भी हमारी शॉर्ट टर्म्स एब्रीविएशंस हैं, जैसे एम एल ए, एम पी, ये सभी एब्रीविएशंस में मैं का एम बन जाता है, इसीलिए हम ए एन यूज़ करेंगे इन सबसे पहले। पर जब हम मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि इन सबकी फुल फॉर्म लिखने चलते हैं, जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ए का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि मैं आ जाता है। जैसे कि हिज फादर इज एन एम एल ए, हिज फादर इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ हमने एब्रीविएशन में तो ए एन यूज़ किया शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ जो पूरी फुल फॉर्म लिखी हमने एम पी की तो ए का इस्तेमाल किया। अब ये हो गया हमारा ए और एन का कब कब इस्तेमाल करना है, ये डिफरेंस हमने समझ लिया है ए और एन के बीच में। अब इन दोनों का ही कब इस्तेमाल करना है वो समझना हम शुरू करते हैं। अब हम सीखते हैं ए और एन का पहला रूल, यूनिट एंड प्राइस। कहाँ यूनिट लगाने पर कौन सा आर्टिकल लगाना है, और जब प्राइस की बात हो जाए तो कौन सा आर्टिकल हमें यूज़ करना है। मिल्क इज सोल्ड बाय डैश यूनिट, बाय डैश लीटर। मिल्क इज सोल्ड बाय डैश लीटर। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम सेम देखें, यू आर सेलिंग मिल्क रुपीज 50 डैश लीटर। दो सेंटेंस है दोस्तों। पहला तो बात कर रहा है कि मिल्क जो है लीटर के टर्म, लीटर की तरह में बिकता है, यानी कि लीटर यूनिट में बिकता है। तो इधर जो लीटर है वो हमारा यूनिट हो गया। पर दूसरी जगह जो बात कर रहा है कि तुम जो है 50 रुपये लीटर में दूध बेच रहे हो, तो ये जो 50 रुपये लीटर है ये हमारा प्राइस हो गया, ये हमारा रेट हो गया। तो जब भी हमारा मेजरिंग जो अमाउंट मेजरिंग यूनिट्स होती हैं, ये यूनिट की टर्म्स में बात करेंगे हम तो डी आ जाएगा। जब भी हमारा जो ये मेजरिंग यूनिट है ये यूनिट का काम कर रहा होगा तो डी आ जाएगा। पर जब भी हम प्राइस की बात कर रहे होंगे तो ए आ जाएगा, यानी कि तुम मिल्क को 50 रुपये
पर लीटर के हिसाब से बेच रहे हो, ₹50 पर लीटर और ₹50 अ लीटर। अब मतलब क्योंकि 1 भी होता है तो 1 लीटर का 50 रुपये, इसलिए ये पूरा प्राइस, ये पूरी स्टेटमेंट हुई ₹50 अ लीटर। जबकि इधर लीटर हमने बता दिया है कि हम सिर्फ यूनिट की बात कर रहे हैं, अभी हमें प्राइस का कोई मतलब नहीं है, 100 रुपये है या 2 रुपये है। हमने खाली जब लीटर को एज अ यूनिट यूज़ किया है तो उससे पहले दाम हमने लगा दिया है। ये हो गया हमारा पहला रूल। अब इसमें हम देखेंगे दूसरा रूल, और इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें यूनिट ऑफ प्राइस में। दोस्तों पहले हमने पढ़ा था कि सरनेम्स का जब हम यूज़ कर रहे थे प्लूरल में, जैसे दी शर्माज आर लिविंग नियर आवर हाउस, तो जो शर्माज थे वो एक फैमिली थी, यानी कि जब भी हम सरनेम को एक फैमिली की तरह डिनोट करते हैं तो दी लगा रहे थे हम। और अगर हम सिंपली कहते हैं कि शर्मा इज़ मिस्टर शर्मा इज़ वेटिंग आउटसाइड, तो क्या होगा कि हम इधर अगर दो बातें हो जाती हैं, या तो हम कहें कि मिस्टर अनुभव शर्मा इज़ वेटिंग आउटसाइड, तो हमने क्लियरली कह दिया कि मैं इस आदमी को जानता हूँ और ये जो है बाहर इंतजार कर रहा है, क्योंकि हमने उसका पूरा नाम लिया। पर अगर हम कह दें, मान लीजिए हम कहना चाह रहे हैं कि कोई बंदा बाहर खड़ा है, हम जिसके बारे में हमें नहीं पता, समवन इज वेटिंग आउटसाइड, कोई बाहर खड़ा है। अब हमने उससे पूछा कि भाई नाम क्या तुम्हारा, उसने कहा शर्मा हूं मैं। तो हमने कहा कि मिस्टर शर्मा इज वेटिंग आउटसाइड। पर ये सेंटेंस दोस्तों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमें कोई मालूम नहीं है वो मिस्टर शर्मा कौन है। इस सेंटेंस से ऐसा लगता है कि हम जानते हैं मिस्टर शर्मा कौन है और हम उनकी बात कर रहे हैं। पर अगर वो अनजान है हमारे लिए, यानी कि अनिश्चितता का बोध आ रहा है हमें, तो ए लगेगा इधर, चाहे वो मिस्टर हो, मिस हो, मिसिज हो। जो भी हो इन चारों में से, हमें अगर ये अनिश्चितता का बोध आ रहा है, बाहर खड़े आदमी या कोई ऐसा आदमी जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, बस उसकी कास्ट जानते हैं हम, तो मिस्टर शर्मा इज स्टैंडिंग आउटसाइड, ए का प्रयोग होगा। और दा का प्रयोग हम तब कर रहे थे जब उसको एज अ फैमिली प्लूरल में डिनोट कर रहे थे। और अगर हम उसका नाम ही जानते हैं, तो अगर हम उसको प्रॉपर नाउन की तरह ही यूज़ कर रहे हैं, तो प्रॉपर नाउन से पहले तो आर्टिकल का यूज़ होता ही नहीं है। ये तीनों बातें हमें समझनी है इधर। अब इसी तरह हम रूल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? एनी एंड ऑल। डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। दोनों सेंटेंस में हमने कोई अंतर नहीं रखा, ऊपर भी सेम लिखा है, नीचे भी सेम ही लिखा है। बस अंतर अब क्रिएट होने वाला है दोस्तों। क्या अंतर क्रिएट होगा? जब हम इधर डॉग से पहले दा लगा देते हैं और इधर ए लगा देते हैं। ए इसलिए क्योंकि डी आ रहा है, अगर कोई वॉवल साउंड आती तो हम इधर कोई ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड आती तो हम इधर ए एन लगा देते। ये आप हमेशा ही समझ जाइए कि ए का जहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर उधर ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड आ रही होगी तो ऑटोमेटिकली हम ए एन का प्रयोग कर देंगे। इस बात को हमें बार बार जानने की जरूरत तो है नहीं। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं कि दी डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, का मतलब है कि दुनिया के सभी डॉग्स फेथफुल होते हैं, चाहे वो कोई भी डॉग हो, विदाउट एक्सेप्शन सभी डॉग्स फेथफुल हैं ही। तो ऑल की का भाव हमें इधर मिल रहा है। जबकि हम जब इधर कह रहे हैं अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, मतलब हम कह रहे हैं कि इन जनरल एक बात कर रहे हैं, एक जनरल सेंस में हम कह रहे हैं कि जो डॉग्स होते हैं वो एक फेथफुल एनिमल होते हैं, वफादार जानवर है एक कुत्ता। जरूरी नहीं कि अब जो तुमने कुत्ता तुम्हारे पास है वो वफादार ही निकले, बट इन जनरल होते हैं वफादार। तो एनी डॉग, एनी डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ऑल डॉग्स आर फेथफुल एनिमल। तो यही डिफरेंस हो गया दोस्तों, और बस इतना ही हमें समझना है ए और एन के बारे में। तो अब हमने समझ लिया दा का कहाँ प्रयोग करना है, अब हमने ये भी समझ लिया ए और एन का कहाँ प्रयोग करना है। अब हमें समझना है कि वो कौन से सेंटेंसेस हैं, वो कौन से नाउन्स हैं जिनसे पहले
किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो ये हमारी अब से शुरू होने जा रही है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, वो जगह जहां हमें आर्टिकल्स का प्रयोग करना ही नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं एक बात आपको छोटी सी इसमें, कि जहां भी हम जनरलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं वहां हमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल प्रेफर करना है मोस्टली। ये कौन कौन से रूल्स हैं ये हम पढ़ेंगे, पर आने वाले सभी रूल्स में देखेंगे कि इन सभी सिनेरियोज में हमने जनरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल किया है। तो ध्यान रखना है कि आने वाले सिनेरियोज में अगर जनरलाइजेशन हो रहे हैं तो ओमिशन, और अगर जनरल ये वाले जनरलाइजेशन नहीं है, बाकी कोई और जनरल बात हो रही है, तो ए और एन का प्रयोग जो हमने अभी सीखा था वो करना है। तो जनरल सेंस में हम किन टर्म्स के लिए ध्यान देते हैं, ये बात किन फील्ड्स के लिए हम बात करते हैं, जैसे कोई भी साइंस की बात हो गई, आर्ट की बात हो गई, लिटरेचर की बात हो गई, मैन वुमेन, लाइफ, डेथ, रिलीजन, सोसाइटी, वॉर, और भी ढेर सारे ऐसे सिनेरियोज हैं आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। तो साइंस, आर्ट, लिटरेचर, मेनली पढ़ाई से रिलेटेड जो बातें हैं ये, और मैन वुमेन, फिर लाइफ और डेथ, फिर रिलीजन, सोसाइटी और वॉर, इन सब के जब हम जनरल सेंस में बात करेंगे तो हमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। मैन इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। मैन से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा? अब अगला एक और अगर हम कोई एग्जांपल सोचें तो साइंस इज अ बून। ये हमने गलत लिख दिया दोस्तों, मैन इज मॉर्टल, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। मैन तो सोसाइटी ही होता है, मैन मिरर सोसाइटी का मिरर कैसे हो सकता है? लिटरेचर यानी कि जो भी उस टाइम पे किताबें लिखी जा रही हैं वो अब बताते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है। जैसे कि हमारी आज़ादी के टाइम पे बहुत सारी किताबें हमारी आज़ादी के बारे में लिखी जाती थी, कैसे हमें गुलामी सहनी पड़ रही है अंग्रेज़ों की, किस तरह से नए नए रिवॉल्ट्स हो रहे हैं और किस तरह से लोग खड़े हो रहे हैं, देश प्रेम किस तरह से जाग रहा है लोगों में। तो वो सारा जो लिटरेचर था वो बता रहा था कि क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे हमारी इंडियन सोसाइटी की। तो इधर ध्यान देने की बात ये है दोस्तों, एक रूल हम दा से जुड़ा हुआ पहले पढ़ चुके हैं, और वो रूल क्या कहता है कि जब भी दो नाउन्स आपस में कंपेयर हो रहे हो, जैसे कि उधर हमने पढ़ा था कि कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसी तरह लिटरेचर इज दी मिरर ऑफ सोसाइटी। कंपैरिजन हमने करने की कोशिश करी, इसलिए दा लगाया हमने। अच्छा, अब हमें जानना है कि यहाँ आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, और अगर आया तो कौन सा आर्टिकल आएगा। मैन इज मॉर्टल, मैन यानी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि प्रधान क्या कहते हैं, आदमी प्रधान सोसाइटी है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, इसलिए हम मैन को एज अ पूरी सोसाइटी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैन नश्वर है, मॉर्टल है, यानी कि आदमी को एक दिन जाना है दुनिया छोड़ के, हर आदमी को। साइंस इज अ बून, साइंस हमारे लिए आशीर्वाद है। बून एक नाउन है इसलिए उससे पहले ए लगा दिया हमने। तो इसी तरह लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। देखने की बात यह है कि यहाँ भी एक जनरल ह्यूमन बीइंग की बात की गई है, कोई पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहे हैं हम। इधर भी साइंस में कोई इन्वेंशन या किसी पर्टिकुलर साइंस की ब्रांच की बात नहीं कर रहे हैं, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह की नहीं, या फिजिक्स की नहीं। नॉर्मल किसी भी तरह की साइंस हो, वो एक आशीर्वाद है इंसान के लिए, उसने वो हमेशा इंसान को आगे बढ़ने में मदद करती ही है साइंस। लिटरेचर भी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की बात नहीं करके लिटरेचर की बात नहीं करी हमने। हमने कहा है कि कोई भी जगह पे किसी भी टाइम पे जो लिटरेचर है वो सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट करता है।
क्योंकि इधर हमने हर जगह जनरलाइजेशन किया है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा नाउन से पहले। ये हमारा सिंपल सा रूल हो गया, पहला रूल नंबर 1। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि जब भी हम किसी सेंटेंस में सॉर्ट, काइंड, टाइप लिखा देखें और साथ में हम देखें कि उसके आगे ऑफ लग रहा है और फिर नाउन का प्रयोग हो रहा है, तो क्या करना है हमें उस केस में नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करना है। जैसे कि आई लाइक दिस काइंड ऑफ डैश स्टूडेंट, मुझे इस तरह का बच्चा पसंद है। आई हेट दीज टाइप्स ऑफ डैश ह्यूमन बीइंग्स, मुझे इस तरह के इंसानों से सख्त नफरत है। तो ध्यान देने की बात है, हमने यहाँ काइंड ऑफ यूज़ किया, यहाँ हमने टाइप ऑफ या टाइप्स ऑफ, एक ही बात है, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, जब ना लगाना ही नहीं है आर्टिकल तो इधर हमें मैटर करता नहीं है वो बात। तो शॉर्ट, काइंड और टाइप के आगे जब ऑफ का प्रयोग हो जाए तो उसके बाद नाउन से पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आई लाइक दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट, आई लाइक दीज टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, यही होगा। ये नहीं होगा कि आई हेट दीज टाइप्स ऑफ अ ह्यूमन बींग्स या द ह्यूमन बींग्स, नहीं, क्योंकि अगेन हम जनरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये तीनों जो वर्ड्स हैं खुद खुद में ही जनरलाइजेशन रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस काइंड्स ऑफ, दिस टाइप्स ऑफ, दिस सॉर्ट ऑफ नेचर, ये खुद ही एक जनरलाइजेशन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये तीनों वर्ड्स, इसलिए हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, वो भी कुछ इसी तरह का ही है, जनरलाइजेशन ही वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दें कि रैंक, कोई भी रैंक हो, आर्मी के रैंक हो या कोई भी और पोस्ट हो, मैनेजर की पोस्ट हो चाहे, या एसडीएम की पोस्ट हो, डीएम की पोस्ट हो, या कोई भी टाइटल, योर ऑनर टाइटल हो या कोई भी सर टाइटल हो, तो जो भी टाइटल्स, ये जो तीनों शब्द हैं, टाइटल नहीं आना चाहिए, योर ऑनर नहीं लिखा होना चाहिए, टाइटल वर्ड लिखा होना चाहिए। उस वर्ड की बात कर रहे हैं हम, पोस्ट वर्ड की बात कर रहे हैं, रैंक वर्ड की बात कर रहे हैं हम। साथ में ऑफ, टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, नाउन। फिर आगे कोई नाउन आ रहा हो कि जैसे हमने बोला कि टाइटल ऑफ ऑनरेरी या फिर पोस्ट ऑफ मैनेजर या रैंक ऑफ कर्नल, इस तरह से, तो नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब कुछ अगर हम एग्जांपल देखें तो हिज फादर हैज बीन promoted to rank of brigadier in army। His father has been promoted to rank of brigadier in army। अब ध्यान देने की बात है कि यहाँ हमने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया, उसके पिताजी का प्रमोशन हो गया है ब्रिगेडियर की रैंक तक आर्मी में, यहाँ द आएगा टू दी रैंक ऑफ। रैंक से पहले द आ सकता है पर हम जो है ऑफ के बाद कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये बात ध्यान देने की है, क्योंकि रैंक ऑफ ब्रिगेडियर एक नाउन हो गया अपने आप में, एक पर्टिकुलर रैंक की हम बात कर रहे हैं, ब्रिगेडियर की पर्टिकुलर रैंक। ये नहीं कि बस हमने कह दिया कि हिज फादर हैज बीन प्रमोटेड टू रैंक इन आर्मी, तो अलग बात हो जाती। हमने पर्टिकुलर कह दिया कि रैंक ऑफ ब्रिगेडियर या रैंक ऑफ मेजर, एक पर्टिकुलर रैंक की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इधर द का यूज़ किया है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का आज का तीसरा रूल।
और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी आर्टिकल्स के यूज़ करने समझ में आ गए होंगे और थोड़ा बहुत आज का ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का टॉपिक भी समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है अभी तक की पढ़ाई क्लासेस से रिलेटेड, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके डाउट को ज़रूर दूर करेंगे। और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।